नमस्कार। एक कहानी बहुत फेमस है और गाना इनफैक्ट कि कुछ हस्ती ऐसी है कि दौर ज़माना दुश्मन है लेकिन हस्ती मिटती नहीं है। अरविंद केजरीवाल के चुनावी हार के बाद चर्चा इस बात की नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव कैसे जीती। चुनाव इस बात की चर्चा इस बात की है कि अरविंद केजरीवाल चुनाव कैसे हारे। इनके जो पुराने ये सहयोगी हैं योगेंद्र यादव, जो इनके साथ थे जब आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई थी, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि जब आम आदमी पार्टी बनी थी तब वो एक मंदिर था, लेकिन वो मंदिर एक दुकान में तब्दील हो गया और यही कारण है कि पार्टी की हार हुई। आज सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत ही दिलचस्प जिरह चल रही है, अभी भी चल रही है। बी आर गवई की जस्टिस बी आर गवई की कोर्ट में ये चल रही है और प्रशांत भूषण एक पीआईएल लेकर के आए हैं कि जो बेघर हैं देश भर में उनके लिए सरकार सुनियोजित ढंग से उनकी व्यवस्था करे और खास करके जाड़े के महीने में उनका दावा है कि 750 लोग इस ठंड में जो बेघर थे वो मारे गए ठंड की वजह से। हैरानी की बात यह है कि जिरा में ये बताया गया कि 3 लाख बेघर अकेले दिल्ली में हैं और 17,500 के आसपास दिल्ली में जो है शेल्टर होम्स हैं। और उसके बावजूद प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में अपने दलील में कहा कि जो बेघर हैं वो उन शेल्टर होम्स में रहना नहीं चाहते हैं क्योंकि जो स्थिति वहाँ पर है वो बहुत ही दयनीय है और कहीं न कहीं लोग मजबूर हैं कि आसमान के नीचे और सड़क पर ही रात गुजारने के लिए बेहद ठंड के मौसम में भी। बड़ी दिलचस्प है और इसे हम जोड़ना चाहेंगे दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव के ऊपर, क्योंकि इसी जिरा में ये बात भी आया कि जो रेवड़ी की राजनीति होती है जब चुनाव आती है तो जस्टिस गोगोई ने बोला कि जब चुनाव के वक्त फ्री का राशन ऐसा वगैरह पार्टियां घोषणा करती हैं और अभी स्थिति ये है कि शहरी इलाकों में बेघर की जो संख्या है पूरे देश भर में तो काफ़ी ज़्यादा है। अकेले दिल्ली में 3 लाख का होने का दावा किया है और उनके लिए कोई सुनियोजित व्यवस्था नहीं है। इसका जिक्र हम इसलिए करना चाह रहे हैं कि दिल्ली अर्बन शेल्टर बोर्ड DUSB बहुत पुराना है, शीला दीक्षित के समय का है। करीब 25,000 शेल्टर होम्स बनाने की बात थी, 17,500 बता रहे हैं कि ऑपरेशनल है। ये शेल्टर होम्स बस स्टॉप्स के इलाकों में इंटरस्टेट बस जहाँ पर होते हैं वहाँ पर देखे जाते हैं और भी कई इलाकों में हैं। और जब ठंड का मौसम आता है तब खास करके जो चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं वहाँ जाकर के कंबल कभी बांट दिया, कभी कुछ दान वगैरह जाकर के कर दिया। लेकिन स्थिति ऐसी है कि 3 लाख बेघर लोग अकेले दिल्ली में हैं। ऐसी स्थिति क्यों? अगर दिल्ली की सरकार इतनी ही दिल्ली मॉडल काफ़ी अच्छी थी, मजबूत थी, जिसका कि पूरे देश भर में अनुसरण करना चाहिए था, तब दिल्ली में 3 लाख बेघर क्यों थे, क्यों हैं? अगर 3 लाख दिल्ली में बेघर हैं तो उनके लिए व्यवस्था क्या की गई? अगर दिल्ली मॉडल है जिसमें कि स्वास्थ्य और शिक्षा के ऊपर काफ़ी जोर दिया जाता है उस दिल्ली मॉडल में, तो वहाँ पर ऐसे गरीब लोगों के लिए कौन सी व्यवस्था थी जिनके सर के ऊपर छत नहीं है? 3 लाख बेघर अकेले दिल्ली में। अब ये बताई जा रही है सुप्रीम कोर्ट के जिरह में प्रशांत भूषण ने अपने तरफ से दलील में कहा कि केंद्र सरकार जो है राज्य सरकारों को फंड का आवंटन वित्तीय व्यवस्था नहीं कर रही है बेघरों की व्यवस्था के लिए, तो जो बाकी राज्य हैं वहाँ पर जो स्थिति है वो और भी खराब है। इस विषय की गंभीरता को हम समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि हाउस फॉर ऑल, सबके लिए घर, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक चुनावी वायदा है, हाउसिंग फॉर ऑल। और ये हाउसिंग फॉर ऑल सिर्फ मोदी का ही वायदा नहीं है, इसके पहले जो कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी उनका भी वायदा था कि सब
लोगों के लिए छत पर घर हो। बेघर लोगों की जो समस्या है वो बहुत ही जटिल है। मुद्दा ज़मीन का भी है। अगर 3 लाख बेघर हैं दिल्ली के अंदर में, तो दिल्ली सरकार के पास एक रेडीमेड बहाना होता है कि उनके पास ज़मीन है नहीं, तो इस क्योंकि ज़मीन तो केंद्र सरकार के पास है, तो कोई व्यवस्था वो उस ढंग से कर नहीं सकते हैं। लेकिन ये कहना कि दिल्ली अर्बन शेल्टर बोर्ड भी बना हुआ है जिसके लिए कि फंड का आवंटन होता है, तो वो बोर्ड काम क्या करता है जब आपके दिल्ली में ही अकेले 3 लाख बेघर हैं। अब ये पूरे देश में कितने बेघर हैं इसकी संख्या अभी मालूम नहीं हुई है, लेकिन हम बताते हैं कि लाखों में हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा आंकड़ा हो। और चूंकि सेंसस सन 2021 का सेंसस अभी तक हुआ नहीं है, तो 2011 के हुए सेंसस के बारे में ही हम लोग सारी बातें करते हैं, जो कि आंकड़ा जो है लगभग 14 साल पुराना है। तो पूरे देश में बेघर की समस्या क्यों है? लोगों के घर के ऊपर सर के ऊपर छत क्यों नहीं है? जबकि कोर्ट में ये बताया गया कि ये जो रेवड़ी बाँटने वाली है, फ्री अनाज देने वाली बात है, ये सब प्रबंधन है, तो इसमें एक दलील ये भी दिया गया कि उद्योगपतियों को भी तो दिया जाता है रेवड़ी। तो एक ये विषय भी बहुत दिलचस्प है, क्योंकि जो भी डिफेंड करते हैं कि रेवड़ी की राजनीति, जिसमें कि महिलाओं को 2500 रुपये महीने देने का वायदा कर करके दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई। झारखंड में भी 2500 रुपये महीने देने का वायदा करके झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव जीत गई। और इस तरह से वायदा जो है हर राज्य में इस तरह से कैश देने का हर महीना डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से हर राज्यों में किया जा रहा है। तो ऐसे में क्या कितना वाजिब है ये? तो आप ये कह सकते हैं कि मिडिल क्लास के लिए 12 लाख रुपए तक का इनकम टैक्स फ्री कर दिया, तो ये मिडिल क्लास के लिए भी रेवड़ी है। कई सारे सब्सिडी स्कीम होते हैं इस केंद्र सरकार के उद्योगों के लिए, तो उनके लिए भी रेवड़ी है। यहाँ तक कि सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर जो कि बहुत ही नाजुक सा एक तकनीकी चीज़ है, जिसकी ज़रूरत भारत को भी काफ़ी ज़्यादा है। उनको अट्रैक्ट करने के लिए, आकर्षित करने के लिए जो विदेशी निवेश आए हैं, उसके ऊपर भी केंद्र सरकार सब्सिडी दे रही है। अब उसमें से जो एक रोज़गार का सृजन होगा, उसके ऊपर जो सब्सिडी सरकार दे रही है, वो काफ़ी ज़्यादा है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि केंद्र सरकार रेवड़ियाँ बाँट रही है उद्योगपतियों को, उद्योगों को, और बाहर से जो उद्योग में निवेश करते हैं, उनको भी रेवड़ी बाँट रहे हैं? तो अब रेवड़ी की परिभाषा जो है, वो काफ़ी विवादास्पद हो गई है। ये भी कहा जाता है कि उद्योगों को आप रेवड़ी देते हैं, उनको सब्सिडी देते हैं, उनको बेनिफिट देते हैं, लेकिन जब गरीबों को दी जाती है, तब उसके ऊपर सवाल खड़ा करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस वगैरह भी उनकी भी राय ऐसी बनती है। तो कहीं न कहीं एक मेन स्ट्रीम, क्योंकि जस्टिस गोगोई ने कहा कि ऐसे लोग जो चुनाव के वक़्त चूँकि उनको पैसा मिलता है, तो काम नहीं करना चाहते हैं, तो इनको मेन स्ट्रीम क्यों ना करा जाए, ताकि इनको सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स वाला रोजगार मिल पाए। अभी हमने देखा था लार्सन एंड टूब्रो के जो चेयरमैन हैं, उनका उनका भी स्टेटमेंट आया था कि जो रेवड़ी वाली योजनाओं की वजह से अब उनके कंस्ट्रक्शन में वर्कर नहीं मिल रहे हैं। तो वर्कर मतलब एल&टी, लार्सन एंड टूब्रो जो है कंस्ट्रक्शन कंपनी है और मूलतः कंस्ट्रक्शन का काम लेती है। और उनका दावा है कि चूँकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार इतनी रेवड़ियाँ बाँट रहे हैं लोगों के बीच, तो जो काम करने वाले लेबर फोर्स थे, वो अब उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। ये भी एक डिबेट का विषय है कि ये डिबेट शुरू हुआ था कर्नाटक में, जब 2023 में जब विधानसभा चुनाव हुआ था, तब कांग्रेस ने बहुत सारी योजनाएं लेकर के आई थी। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, महिलाओं को महीने महीने पैसे देने का, जो बेरोजगार युवा हैं उनको पैसे देने का, जो डिप्लोमा होल्डर है उनको पैसे देने का। तो अब उनका दावा, और साथ में अनाज, फ्री में अनाज देने का। तो अब उनका दावा ये है कि चूँकि इनको घर बैठे बैठे जो उनको जो भी इनकी आवश्यकता होती है वो पूरी हो जाती है, तो ऐसे में ये अब काम नहीं करना चाहते हैं। ये भी एक डिबेट का विषय है।
दूसरा विषय इससे उलट है कि उद्योगों को रेवड़ियाँ सरकार बाँटती है तो उसमें आपत्ति नहीं होती है, लेकिन गरीबों को अगर दे रही है उनको मदद करने के लिए, तब उसमें आपत्ति हो रही है। इसका एक और पहलू है। यूरोप में जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, जैसे जिसे हम नॉर्डिक कंट्रीज़ भी कह सकते हैं, नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, यहाँ पर सरकार जो है काफ़ी सारा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र देती है। जो हम यहाँ रेवड़ी कहते हैं महिलाओं को 2500 रुपये देने का, इस तरह से वहाँ पर अपने नागरिकों को लोग दिया करते हैं वहाँ की सरकारें। और उनका सरकारों का ये दलील है कि हमारे पास आपको नौकरियाँ देने के लिए नहीं है, तो लेकिन हम आपको आर्थिक मदद के रूप में ये आपके पास दे रहे हैं। लेकिन भारत चूंकि एक विकासशील देश है और जो स्कैंडिनेवियन देश हैं वो सब विकसित देश हैं, तो उनसे हम तुलना नहीं कर सकते हैं। तो विषय डिबेट का ये है कि रेवड़ी की परिभाषा क्या है। क्या गरीबों को अगर हम कोई मदद करें तो क्या वो रेवड़ी गलत है, और जो उद्योगों को अगर मदद करें तो वो जो रेवड़ी जा रही है जिसका के वैल्यू लाखों करोड़ में होता है, वो क्या गलत है। तो बहुत ही दिलचस्प ये डिबेट है जो कि सुप्रीम कोर्ट में जिरह के वक्त भी उठा, और इसके ऊपर कई सारी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। किस तरह की रेवड़ी हो, रेवड़ी की राजनीति का क्या लिमिट है। अब तो रेवड़ी की राजनीति एक न्यू नॉर्मल राजनीति में बन चुका है, उसमें कोई विवाद नहीं होना चाहिए। क्योंकि दिल्ली के अगर चुनाव में देखें तो 2500 रुपये कांग्रेस और बीजेपी ने भी वायदा किया था और 2100 रुपये आम आदमी पार्टी ने वायदा किया था। अब हम वापस लौट करके आते हैं कि अरविंद केजरीवाल की दिल्ली में चुनावी हार क्यों हुई। जो सुप्रीम कोर्ट में आंकड़ा बताया गया कि दिल्ली में 3 लाख बेघर घर हैं, बेघर लोग हैं, और उनके लिए कोई सुनियोजित व्यवस्था नहीं करी गई। और जो शेल्टर होम्स जो कि बहुत पहले से चले आ रहे हैं, उनकी स्थिति बहुत ही खराब है कि ये बेघर वाले लोग उनमें रहना भी नहीं चाहते हैं, और वो कड़क काफ़ी ज़्यादा ठंड की स्थिति में भी खुले आसमान के नीचे सोते हैं। ये एक सच्चाई है दिल्ली की, और ये एक्सपोज करता है आम आदमी पार्टी की जो सरकार दिल्ली में थी कि कहीं ना कहीं उनके दिल्ली मॉडल में बहुत सारे गैप्स थे, और उन गैप्स की वजह से उनकी चुनावी हार हुई। इस विषय पर हम नए पहलुओं के साथ और भी चर्चा करेंगे। इस विषय के बारे में आपके क्या विचार हैं। आपके इलाके में अगर बेघर आपको दिखाई पड़ते हैं तो वहाँ पर आप क्या व्यवस्था देखते हैं राज्य सरकारों द्वारा की गई, वो हमें आप कमेंट में लिख करके बताएं। वीडियो का लिंक अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।